वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं, हमें जगा कर ही जाते हैं, हमें जगा कर ही। हेलो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हमने आदिकाल और भक्तिकाल पूरा पढ़ लिया है और रीतिकाल का एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने रीतिकाल की पृष्ठभूमि पढ़ ली है और रीतिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं हैं उनका परिचय हमने पढ़ लिया है। तो आज हम शुरू करेंगे रीतिबद्ध कवि। तो शुरू करते हैं रीतिबद्ध कवि। और रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं केशवदास के बारे में। केशवदास का टाइमिंग था 1555 से 1617 ईस्वी और इन्होंने पहली बार सभी काव्यांगों पर चर्चा की है। इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि केशवदास ने सबसे पहले पहली बार सभी काव्यांगों पर चर्चा की है और रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य है और प्रसिद्ध अलंकारवादी है। ठीक है। केशवदास के पूर्वज संस्कृत के विद्वान थे। केशव ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। यहाँ इनका बहुत सम्मान था। केशवदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। ठीक है। कवि प्रिया का टाइमिंग है 1601 ईस्वी, रसिक प्रिया 1591 में लिखी गई और रामचंद्रिका भी 1591 में लिखी गई। और वीर सिंह देवचरित जो है ये एक प्रबंध रचना है। ठीक है। ये केशवदास के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। केशवदास का उल्लेख राम भक्ति शाखा के प्रसंग में हो चुका है। उन्होंने राम कथा का वर्णन रामचंद्रिका में किया है। ठीक है। केशव का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पहली बार सभी काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है कि पहली बार सभी काव्यांगों पर हिंदी में किसने चर्चा की, तो वो की है केशवदास ने। इसके पूर्व कृपाराम, मोहनलाल मिश्र, कर्नेश आदि ने रस, श्रृंगार और अलंकार पर अलग अलग पुस्तकें लिखी थी। ठीक है। पर एक साथ सभी काव्यांगों का परिचय नहीं दिया गया। अलग अलग पुस्तकें तो लिखी गई थी रस पर, रस, श्रृंगार और अलंकार पर, लेकिन सभी काव्यांगों का एक साथ परिचय वो किसने दिया है, वो केशवदास ने। केशव ने यही किया और इसलिए वे हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम आचार्य केशवदास और रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते थे। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य है, किंतु रीतियों की परंपरा चिंतामणि से चली है। हिंदी के प्रथम आचार्य केशवदास है, लेकिन रीतियों की परंपरा किससे चलती है, रीतियों की परंपरा चिंतामणि से चली। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ किसका, चिंतामणि का प्रसिद्ध ग्रंथ कवि कुल कल्पत्रु है। इस काल के अन्य प्रसिद्ध आचार्य कवि है भिखारीदास, जो कि 18वीं शताब्दी में होते हैं। इनका ग्रंथ है काव्य निर्णय। फिर आते तोस, ये 1634 ईस्वी में इनका ग्रंथ है सुधा निधि तोस का। फिर आते कुलपति 1670 ईस्वी, इनका ग्रंथ है रस रहस्य। फिर आते सुखदेव मिश्र 1673 ईस्वी, इनका ग्रंथ है रसार्णव। ठीक है। इनके उपजीव्य संस्कृत ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जो कि मम्मट का है, साहित्य दर्पण, जो कि आचार्य विश्वनाथ का है, रस मंजरी भानुदत्त का है, चंद्रालोक जयदेव का है और कुवलयानंद, जो कि अपे दीक्षित द्वारा रचित है। ठीक है। अब पढ़ते हैं सेनापति के बारे में। सेनापति का टाइमिंग था 1584 से 1688 ईस्वी। ठीक है। 1584 से 1688 ईस्वी। प्रकृति का आलम्बन शैली में चित्रण किया है किसने, सेनापति के। सेनापति ने। रीतिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने प्रकृति का आलम्बन शैली में चित्रण किया है तो वो है सेनापति। सेनापति की रचनाओं से लगता है कि यद्यपि इनका कुछ दरबारों में सम्मान हुआ, किंतु बाद में ये विरक्त हो गए। इनकी 2 रचनाएं हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर में भक्तिभाव के छंद है। इनकी 2 ठीक है, भक्तिभाव के छंद है। रीतिकालीन कवियों में सेनापति का अपना महत्व और स्थान है। ऋतु वर्णन के कारण रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उपयोग प्राय उद्दीपन के ही अंतर्गत किया है, किंतु सेनापति इस काल के अकेले कवि है जिनका प्रकृति के प्रति भावबोध इतना सहज है कि आधुनिक सा लगता है। ठीक है। ऋतु वर्णन में इनका सादृश्य विधान मौलिक है। वर्षा का ये वर्णन देखिए। ठीक है। सेनापति उनय नए जलद सावन के, चारिये दिशान घुमरत भरे तोय के, शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ बाती, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोय के, गन सो गगन छपियो तिमिर सगन भयो, देखी न परत मनो रवि गयो खोय के,
चारी मास भरी श्याम निशा को भरम मानी, मेरे जानी याही ते रहत हरि सोई के। ठीक है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये पढ़ लिया। सेनापति की केशवदास पढ़ लिया हमने, सेनापति पढ़ लिया। सेनापति ने प्रकृति का आलम्बन रूप में प्रयोग किया है, आलम्बन शैली में चित्रण किया है प्रकृति का। अब पढ़ते हैं देव के बारे में। देव का टाइमिंग था 1673 से 1767 ईस्वी, 1767 तक। ठीक है, देव अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे और उनकी रुचि के अनुकूल रचनाएं की। इनके रचे ग्रंथों की संख्या काफ़ी है, उनमें कुछ इस प्रकार है। तो देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका और काव्य रसायन। ये जो काव्य रसायन है ये इंपॉर्टेंट है। देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। देव ने भी लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, अतः इन्हें भी रीतिकाल के आचार्य कवियों की कोटि में रखा जा सकता है। किंतु देव मूलतः आचार्य नहीं, कवि ही थे। ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। शुक्ल जी कहते हैं कि देव मूलतः आचार्य नहीं, कवि ही थे। ठीक है, देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा और सहृदयता प्रचुर मात्रा में थी। लोकप्रियता की दृष्टि से वे बिहारी से बहुत पीछे नहीं हैं। देव की काव्य भूमि बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। इन्होंने प्रकृति के क्रियाकलाप को देखकर अनेक उत्तम रूपक बांधे हैं। ठीक है, क्या रूपक है इनका कि डार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के, सुमन जिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बहरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई लोन, कंजकली नायिका लतानी सिर सारी दे। पवन झुलावे इसमें प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण है। ठीक है, मदन महिप जू को बालक वसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। ठीक है, देव में उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है। बिंब विधान में देखिए, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जाती। ये पंक्तियाँ किसकी? ये देव की पंक्तियाँ हैं। देव ने लिखा है कि बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जाते। और एक फैक्ट यहाँ लिखा हुआ है, वो भी ध्यान में रखिएगा कि कामायनी एक रूपक काव्य है क्योंकि उसमें प्रतीक योजना है। एक रूपक काव्य है क्यों? क्योंकि उसमें प्रतीक योजना है। देव काव्य कला के कुशल कवि है, किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। इसलिए उनमें चमत्कृत करने की अपेक्षा रमाने की प्रवृत्ति अधिक है। किसमें? देव में चमत्कृत करने की अपेक्षा रमाने की प्रवृत्ति अधिक है। नेक्स्ट है भूषण। ठीक है, केशवदास पढ़ लिया हमने, सेनापति पढ़ लिया, देव पढ़ लिया। अब है भूषण। भूषण का टाइमिंग था 1613 से 1715 ईस्वी। इनका मूल नाम घनश्याम था। ठीक है, भूषण इनको उपाधि दी गई थी। अब दो फैक्ट और याद रखने हैं कि हिंदी का जातीय कवि तो वो है तुलसीदास, और हिंदू जाति का कवि वो है भूषण। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है, हिंदू जाति का कवि भूषण को कहा जाता है। भूषण रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि और मतीराम के सगे भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण कहा था। ये उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण कहा था। फिर ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। वास्तविक नाम कुछ और रहा होगा। वास्तविक नाम इनका था घनश्याम। ये वीर रस के कवि थे। इन्होंने रीतिकाल की परंपरा में एक अलंकार ग्रंथ शिवराज भूषण भी लिखा है। इनके जो ग्रंथ मिलते हैं वे इस प्रकार है: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवा बावनी में 52 छंद है और छत्रसाल दशक में 10 छंद है। रीतिकालीन कविता का प्रधान स्वर श्रृंगार का है, भूषण का स्वर वीरता का है, इसलिए ये रीतिकाल के विशिष्ट कवि है। कौन? भूषण। लेकिन भूषण के महत्व पर विचार करते समय कुछ और बातों की ओर भी ध्यान जाता है। रीतिकाल में कुछ अन्य कवियों ने भी वीरता की कविताएं लिखी हैं, किंतु उनको भूषण जैसी प्रसिद्धि नहीं मिली। इसका प्रमुख कारण यह है कि काव्योत्कर्ष की दृष्टि से वे इस क्षेत्र में भूषण जैसे कवि नहीं हैं। भूषण ने अपनी काव्य पंक्तियों में अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है, जैसे अफजल खां का। भूषण ने अपनी काव्य पंक्तियों में अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है, जैसे अफजल खां का शिवाजी द्वारा मारा जाना, दारा की औरंगजेब द्वारा हत्या, सूरत पर शिवाजी का अधिकार, खजुआ का युद्ध, शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाना आदि। उनका एक प्रसिद्ध कवित इस बार है। कवित में देखिए 16 वर्ण और 15 वर्ण होते हैं। 16-15, 16-15 कविता एक वार्णिक छंद है। इंद्र जिमी जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज हैं, पौन बारीवाह पर, शंभु रति नहा पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है।
ठीक है, इसमें अभिता शब्द शक्ति है और वीर रस है। दावा ध्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं, तेज तम अंश पर कान्हे जिमी कंस पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मतीराम के बारे में। मतीराम का टाइमिंग है 1603 से 1701 ईस्वी। 1603 से 1701 ईस्वी। मतीराम रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि हैं। उनके ग्रंथों के नाम है छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार और ललित ललाम। रसराज और ललित ललाम उनके यश के आधार ग्रंथ है। और ये एक फैक्ट लिख रखा है कि केंद्रीयकरण जो ऐसे लिखा जाता है ये गलत होता है शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से, और ये जो केंद्रीकरण है ये शुद्ध है। मतीराम रीतिकाल में भाषा की प्रवाहमयता और भाव की सहजता के प्रतिमान है। उनकी शैली इतनी सहज है कि उनकी कविता अन्य रीतिकालीन कवियों से अलग लगती है। वे रीतिकाल में व्याप्त चमत्कारिता से लगभग अछूते रचनाकार हैं। उनकी भाव योजना बिल्कुल सीधी होती है। वे बात को घुमाकर कहने में विश्वास नहीं करते। वे काव्य रूढ़ियों का कम से कम प्रयोग करते हैं। लक्षण ग्रंथों के रचयिता होने के बावजूद उनके काव्य में अलंकृत पद योजना बहुत कम मिलती है। उनकी काव्यगत सहजता का एक उदाहरण है, क्यों इन आँखिन सो निहंसक वे मोहन को तन पानी पीजे, नेकू निहारे कलंक लगे यही गाँव बसे कहूँ कैसे के जीजे, होत रहे मन यो मतीराम कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजे, वे वन माल हिये लगी अरु वे मुरली अधरा रस पीजे। ठीक है, तो ये था मतीराम के बारे में। इसमें मुख्य रूप से इनके जो ग्रंथ है वो याद रखने हैं, छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार और ललित ललाम। ठीक है, अब पढ़ते हैं पद्माकर के बारे में। पद्माकर का टाइमिंग था 1753 से 1833 ईस्वी। पद्माकर का जन्म बांदा में हुआ था। ये रीतिकाल के अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि हैं। ये अनेक गुण ग्राहकों के द्वारा सम्मानित किए गए। सुगरा, सतारा, जयपुर, ग्वालियर के दरबारों में इनका आदर हुआ। बांदा और अवध के नवाबों के सेना अधिकारी हिम्मत बहादुर के नाम पर इन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली लिखी। किसने? पद्माकर ने। हिम्मत बहादुर विरुदावली बांदा और अवध के नवाबों के सेना अधिकारी हिम्मत बहादुर के नाम पर, ठीक है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली लिखी। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य ग्रंथ इस प्रकार है, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी। जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है और ये जो पद्माभरण है ये अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, पद्माकर और मतीराम की भाषा व्यवस्थित थी। ब्रज भाषा ब्रज में भी व्यवस्थित, पद्माकर और मतीराम। ठीक है, पद्माकर भी मतीराम के समान भाषा और भाव की प्रवाहमयी सहजता के कारण लोकप्रिय हैं, किंतु पद्माकर की कविता श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती है। विभिन्न भावों के अनुरूप भाषा को सहज तौर पर ढाल लेने में ये सिद्ध थे। शुक्ल जी के शब्दों में इनकी भाषा में वे अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता भी मिलती है, लेकिन वे कविता के केंद्रीय भाव में ढल जाती है। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी। इनमें चमत्कार प्रियता नहीं के बराबर मिलती है। पद्माकर की वीर रस की कविताओं में भूषण की तरह ही वीरोचित ओज तो है, किंतु भाषा व्यवस्थित बनी रहती है। पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांति चाहने वाले मन की और गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखलाई पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गंगा लहरी जो कि पद्माकर की रचना है, तो गंगा लहरी में एक शांति चाहने वाले मन की और गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखलाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है। किसकी? पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है। कहाँ की प्रकृति? बुंदेलखंड। पद्माकर के काव्य की विशेषता भावों को व्यंजित करने में समर्थ सजीव चित्र खींच देने में है। नीचे दिए हुए सवैये से इस कथन की पुष्टि हो जाएगी। फागु की भीड़ अबीरन में गही गोविंदे ले गई भीतर गोरी। किसकी पंक्तियां? ये पद्माकर की। पद्माकर कहते हैं, वो लिखते हैं कि फागु की भीड़ अबीरन में गही गोविंदे ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की जोरी, छीनी पितंबर कमर ते सुबिदा दई मिड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुसुकाई लला फिरी आयो खेलन होरी। ये जो अंतिम पंक्ति है ये अनुभाव है, इसमें अनुभाव है। और गोविंद यानी इंद्रियों को बींधने वाला, और इसमें 23 वर्ण यानी कि सवैया छंद है।
ठीक है। और रीतिकाल को अनुभवों की पंक्तियों का काल भी कहा जाता है, ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। रीतिकाल अनुभवों की पंक्तियों का काल। आप पढ़ते हैं गंग के बारे में। गंग 16वीं शताब्दी में होते हैं। गंग अकबर के दरबारी कवि थे, ये रहीम के मित्र थे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन समकालीन और परवर्ती कवियों ने इनका नाम अत्यंत सम्मान से लिया है। कहा गया है कि तुलसी गंग दुओ भये कवियन के सरदार, तुलसी गंग दुओ भये कवियन के सरदार। इसी से कवि समाज के बीच इनके स्थान का अनुमान किया जा सकता है। इनकी कविताएं प्रधानतः श्रृंगार की ही है, दरबार में थे ही, इसलिए उनके काव्य में विदग्धता भी थी। विदग्धता यानी कहने का विशिष्ट तरीका। कुल मिलाकर अपनी रचना पद्धति से ये रीतिकाल के ही कवि ठहरते। गंग का एक कवित्व इस प्रकार है। गंग का कवित्व है। जुकत कृपान मैदान ज्यों उदोत भानु, एकंते एक मानो सुषमा जरद की। कहे कवि गंग तेरे बल को बयारी लगे, फूटी गज घटा ज्यों सरद की। एते मान सोनित की नदियाँ, उमड़ी चली रही न निशानी, कहू महिक में गरद की। गोरी गयो गिरिपति गणपति गयो गोरी, गोरीपति गही पूछ लपकी बरद की। ये गंग का कवित्व है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे रीतिकाल के जो रीतिबद्ध कवि थे उनके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। रीतिबद्ध कवियों में हमने किन किन के बारे में चर्चा की है, तो वो है, सबसे पहले हमने पढ़ा केशवदास के बारे में, केशवदास के बारे में। उनके बाद हमने पढ़ा सेनापति के बारे में, फिर देव है, और देव के बाद भूषण है, भूषण के बाद पद्माकर है, और पद्माकर के बाद गंग है। तो इन कवियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। केशवदास, सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर और गंग, ये है रीतिबद्ध कवि, ठीक है। रीतिबद्ध कवियों के बारे में आज हमने पढ़ लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रीतिसिद्ध कवियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।